हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। ऑर्बिटर वीडियो सीरीज के फाइनल पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने सारे लॉस ऑफ चेस हमारे पिछले 11 वीडियोस में कवर कर लिए हैं और इस वीडियो में फाइनली हम उस आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका आप सभी को बहुत देर से इंतजार था, आर्टिकल 12 द रोल ऑफ एन ऑर्बिटर। यह आर्टिकल आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको गाइड करेगा कि आपके पास एक ऑर्बिटर के रूप में एक टूर्नामेंट में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जिनको आपको ध्यान में रखना है। मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं कि मैंने जो ऑर्बिटर सेमिनार अटेंड किया नवंबर 2019 में, उसमें निकोलोपोलोस और गोपा कुमार जैसे वर्ल्ड क्लास ऑर्बिटर्स ने हमें ट्रेनिंग दी, जिनके सेशंस मेरे लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी रहेंगी। निक फिडे ऑर्बिटर कमेटी के चेयरमैन हैं, वहीं गोपा इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्बिटर्स में गिने जाते हैं। इस सेमिनार में मुझे 2 स्पेशल टिप मिले जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला टिप, चेस में आने वाले सभी पोजीशन, सभी इश्यूज को एक बुक में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से एक अच्छे ऑर्बिटर की एक कोशिश होनी चाहिए कि आपको फिडे चेस लॉस एक डिसीजन देने के लिए गाइड के तौर पर यूज़ करना चाहिए, ना कि आंख बंद करके उसको फॉलो करने के तौर पर। और दूसरा इंपॉर्टेंट टिप कि आपके ऑर्बिटर बनने का उद्देश्य प्लेयर्स की मदद करना है, उनको एक अच्छा टूर्नामेंट एक्सपीरियंस देना है और आपको ये इंश्योर करना है कि आपके सारे डिसीजंस प्लेयर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आर्टिकल 12 का डिस्कशन। आर्टिकल 12.1 सेज कि एक ऑर्बिटर की ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि एक टूर्नामेंट में फिडे लॉस ऑफ चेस हम जो अभी डिस्कस किए हैं 11 आर्टिकल्स में, वो बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किए जा रहे हों। इन केस अगर आप नोटिस करते हैं एज एन ऑर्बिटर कि किसी टेबल पर ये रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हों, तो ऐसी स्थिति पर आपको इंटरफेयर करने का अधिकार है और आप उस जगह पर इंटरफेयर करके अपने लॉस इन्फोर्स करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बोर्ड पर देखते हैं कि कोई खिलाड़ी ने कोई पीस को टच किया बट उसके बावजूद उन्होंने उस पीस को ना चल के किसी और पीस को चला, तो ऐसी स्थिति पर आप खिलाड़ी को डायरेक्ट बोल सकते हैं जाकर कि यू हैव टच द पीस एंड यू हैव टू प्ले दैट पर्टिकुलर मूव। नेक्स्ट आर्टिकल सेज कि एक ऑर्बिटर के तौर पर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ये इंश्योर करें कि टूर्नामेंट फेयर तरीके से खेला जा रहा हो और किसी भी खिलाड़ी के साथ किसी भी तरीके का कोई पक्षपात ना किया जा रहा हो। इसी के साथ आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपके सभी डिसीजंस खिलाड़ियों के बेस्ट इंटरेस्ट में लिया जाए, जिससे खिलाड़ियों का मैक्सिमम फायदा हो। ऑर्बिटर को एक टूर्नामेंट में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खिलाड़ियों के लिए एक अनुकूल परिस्थिति हो खेलने के लिए, क्योंकि शतरंज एक शांत खेल है तो ऑब्वियसली वहां पर आप डिस्टरबेंस नहीं देख सकते। तो ऐसी स्थिति पर ऑर्बिटर ये इंश्योर करें कि जो एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस हैं वो प्रॉपरली मैनेज किया गया हो। ऑर्बिटर को ये भी इंश्योर करना होगा कि राउंड बाय राउंड एक टूर्नामेंट प्रोग्रेस सही तरीके से कर रहा हो और टूर्नामेंट अपने समय पर शुरू हो रहा हो। एक अच्छे ऑर्बिटर को कुछ विशेष मापदंड तैयार करना चाहिए हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। जैसे मान के चलें, अगर किसी खिलाड़ी को किसी पर्टिकुलर टेबल पर बैठने में दिक्कत आ रही है क्योंकि चेयर का जो सेटिंग है वो दिक्कत हो रही है बाकी खिलाड़ियों के साथ, ऐसी स्थिति पर आप उन दिव्यांग खिलाड़ी को किसी दूसरे टेबल में भी शिफ्ट कर सकते हैं ताकि वो फ्री होकर अपने गेम में एक्सप्रेस कर सकें। और इसी के साथ अगर किसी खिलाड़ी को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है तो ऑर्बिटर के तौर पर ये एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्बिटर की कि वो ऑर्गेनाइजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करें और खिलाड़ी को जितनी जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प दिलवा सकें। आज के समय पर जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, ऐसी स्थिति में एंटी चीटिंग गाइडलाइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्बिटर के लिए। इसलिए ऑर्बिटर ये इंश्योर करें कि उन्हें एंटी चीटिंग गाइडलाइंस के बारे में अच्छी तरीके की जानकारी हो। नेक्स्ट आर्टिकल सेज कि अगर किसी बोर्ड पर ऐसी सिचुएशन आती है जहां दोनों ही खिलाड़ियों के क्लॉक में कम समय बचा हो, ये वो स्थिति है जहां प्लेयर से ऑब्वियसली गलतियां हो सकती हैं और उन्हें पेनाल्टीज मिल सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑर्बिटर की एक कोशिश होनी चाहिए कि वो बोर्ड पर वहां प्रेजेंट हो और गेम्स को चुपचाप ऑब्जर्व करे। इन केस अगर किसी वजह से आप वहां पर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो आप कोशिश करें असिस्टेंट के माध्यम से उन गेम्स को मॉनिटर करवाएं ताकि डिस्प्यूट के सिचुएशंस पर आपके लिए निर्णय लेने में बहुत आसानी हो। अगर किसी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस की वजह से गेम में रुकावट आ गई हो तो ऐसी स्थिति में ऑर्बिटर ज़रूरत पड़ने पर कुछ एडिशनल बोनस टाइम दोनों ही खिलाड़ियों के क्लॉक में दे सकते हैं
ताकि दोनों को एक तरीके के कंपनसेशन मिले बोर्ड में आगे गेम कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल ये कहता है कि एक ऑर्बिटर को ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ स्पेशल केसेस को छोड़कर एक ऑर्बिटर कभी भी दो खिलाड़ियों के बीच चलते हुए गेम में इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक उनको क्लेम करके बुलाया ना गया हो। वो स्पेशल केसेस हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किए हुए हैं, जैसे 50 मूव रूल का एक्सटेंडेड वर्जन, 75 मूव रूल। ऐसे ही कुछ सिमिलर केसेस हैं जहां पर ऑर्बिटर खुद इंटरवीन कर सकता है और मैच में अपना निर्णय बता सकता है। ऑर्बिटर के तौर पर टूर्नामेंट के दौरान आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जिससे किसी एक खिलाड़ी का फ़ायदा हो और दूसरे खिलाड़ी को नुकसान। जैसे मान के चलें, अगर कोई खिलाड़ी टाइम प्रेशर में है और वो अपनी चाल चलकर घड़ी दबाना भूल जाता है, तो ऐसे स्थिति में आप उन्हें याद नहीं दिलाएंगे कि आपको घड़ी दबाने की ज़रूरत है। पुराने समय पर 40 मूव का एक रूल हुआ करता था, जिसमें एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपको 40 मूव खेली जानी होती थी। क्योंकि उस समय आपके चेस क्लॉक में इंक्रीमेंट की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी, ऐसे केसेस में जब खिलाड़ी के घड़ी में 5 मिनट से कम समय हुआ करता था, तो एक टाइम प्रेशर के मुकाबले में चेस के डिजिटलाइजेशन के ना होने की वजह से ऑर्बिटर खुद स्कोरिंग किया करते थे बाय राइटिंग देयर मूव्स ऑन द स्कोर शीट। ऐसी स्थिति में अगर कोई खिलाड़ी ऑर्बिटर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बोर्ड में 40 चाल चलने के लिए कितनी और मूव्स खेली जानी बाकी है, ऐसी स्थिति में ऑर्बिटर कभी भी उनको इंडिकेट नहीं कर सकते और सिर्फ ये कह के रोकेंगे एज एन ऑर्बिटर कि आप अपनी मूव्स चलते जाएं, और 40 मूव कंप्लीट होने की स्थिति में वो खुद उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि आपके बोर्ड में 40 मूव खेली जा चुकी है। अगला आर्टिकल टीम इवेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ऐसे इवेंट्स में टीम कैप्टन और मेंबर्स अपने साथियों के गेम्स देखने के लिए अलाउड होते हैं। ऐसे केसेस में अगर कोई टीममेट वो गेम को देख रहा है और उन्होंने कोई इरेगुलरिटी ऑब्जर्व करी है पोजीशन में, तो वो प्राइवेटली जाकर ऑर्बिटर को इन्फॉर्म करेगा, ना कि खेल रहे खिलाड़ियों को। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एक टीम टूर्नामेंट के दौरान। अगर कोई एक पर्टिकुलर गेम में फ्लैग फॉल हो जाता है, टीम कैप्टन शाउट करते हैं कि अपोनेंट का फ्लैग फॉल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ऑर्बिटर के पास ये अधिकार है, उस ऑफेंडर को आप टूर्नामेंट वेन्यू से बाहर भेज सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये कहता है कि ऑर्बिटर की स्पेशल परमिशन के बिना किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन्स टूर्नामेंट हॉल में अलाउड नहीं होंगे। ये रूल ऑर्बिटर्स के लिए भी अप्लाई होता है कि आप बिना मोबाइल फ़ोन यूज़ किए एक टूर्नामेंट को ऑर्बिटरशिप करें। ज़रूरत पड़ने पर अगर ऑर्गेनाइजर्स हॉल पर आते हैं तो उन्हें इंश्योर करें कि वो मोबाइल अपने स्विच ऑफ मोड पर रखे हैं। अब आते हैं आर्टिकल 12.9 में, जो कि फिडे लॉस ऑफ चेस में एक ऑर्बिटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पावर देता है। ये है पेनल्टीज का पावर। एक ऑर्बिटर के पास में पेनल्टीज देने की एक लिस्ट होती है, जिसका उपयोग वो बेस्ड ऑन द सिचुएशन कि किस तरीके की गलती है और कितनी बड़ी गलती है, उसके हिसाब से वो यूज करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वार्निंग। ये एक तरीके की खिलाड़ी को चेतावनी होती है ऑर्बिटर के द्वारा कि अगर दोबारा आप किसी भी प्रकार की गलती करेंगे तो आपको इस स्थिति में पेनलाइज भी किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है अपोनेंट के घड़ी में समय बढ़ाना, जो कि हमने देखा भी था कि अगर आप एक गलत ड्रॉ क्लेम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एक पेनाल्टी मिलती है, जिसमें अपोनेंट के घड़ी में 2 मिनट का समय ऐड होता है। और अगली बार गलती दोहराने पर इस बार वो अपोनेंट के समय ना बढ़ाकर वो आपका समय भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपकी गलती ज़्यादा गंभीर है तो ऐसी स्थिति में आपको हार का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर आप अगर टूर्नामेंट हॉल में एंटर करना चाहते हैं तो इमीडिएटली राउंड शुरू होने पर आपको इमीडिएटली लॉस डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि आर्टिकल 12.9.6 के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा खिलाड़ियों पर फाइन भी लगाया जा सकता है। ऑब्वियसली फाइन का जो डिक्लेरेशन है वो टूर्नामेंट के पहले अनाउंस किया जाना चाहिए। जैसे मान के चले कि कोई टूर्नामेंट रेगुलेशन ये कहता है कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हुए पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको लॉस के साथ साथ 500 रुपये का फाइन भी देना होगा। कुछ ज़्यादा गंभीर केसेस में एक ऑर्बिटर के पास में ये अधिकार है कि किसी खिलाड़ी को वो एक पर्टिकुलर राउंड या उससे ज़्यादा राउंड के लिए बाहर भी कर सकता है और उसको पेयरिंग से हटा सकता है। अगर किसी खिलाड़ी को एक गंभीर अपराध करते पाया जाता है, जैसे कि चीटिंग या कोई ऐसे दुर्व्यवहार जैसे ऑर्बिटर से बदतमीजियाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑर्बिटर के पास एक अधिकार है कि वो उन्हें टूर्नामेंट से निष्कासित कर सकते हैं। बट ऑर्बिटर को ये इंश्योर करना होगा कि इस डिसीज़न को लेते समय
वो ऑर्गेनाइजर्स को भी अपने कॉन्फिडेंस पे लेंगे। सो आई होप आपको हमारे पूरे 12 आर्टिकल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वी विल कम बैक विथ अवर वीडियोस ऑन अपेंडिसेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।